हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल टेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हमारा क्लास 9 का आखिरी लेसन जो कि एक पोएम है हंटिंग स्नेक, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस पोएम हंटिंग स्नेक की पोइट्रेस है जूडिथ राइट। दोस्तों, हम लोग पोएम को पढ़ें उससे पहले हम लोगों को पोएम के टाइटल, फिर पोएट्रेस के बारे में और फिर पोएम्स की जो बेसिक डिटेल्स है उन्हें जानना होगा, तभी हम लोग पोएम को अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे और हम लोगों को एग्ज़ाम टाइम में भी कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पोएम का टाइटल है हंटिंग स्नेक, तो हम लोग हंटिंग स्नेक को अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो हम लोग कह सकते हैं शिकारी सांप। यानी आप यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट देखोगे कि क्या सांप शिकार कर रहा है और कुछ ऐसे डिटेल जो कि पोएम में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इस पोइट्रेस के बारे में जानना है, तो इस पोएम की पोइट्रेस है जूडिथ राइट, और जूडिथ राइट का पूरा नाम है जूडिथ एरेंडल राइट, एंड शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मई 1915। दोस्तों, सबसे ख़ास बात, जूडिथ राइट ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। ये ऑस्ट्रेलियन पोइट थी। ये पोइट्रेस के साथ ही साथ एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी, यानी ऐसे लोग जो कि इन्वायरमेंट की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, इन्वायरमेंट को हमेशा बचाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि आप अगर इस दुनिया में हो तो इन्वायरमेंट की वजह से हो। आप इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय मत करो, इन्वायरमेंट आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ लाइट, एयर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड मैनी मोर। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को अब देखना है जूडिथ राइट की जो बहुत सारी पोएम्स जूडिथ राइट है। जाहिर सी बात, ये पोइट्रेस है तो बहुत सारी पोएम्स इन्होंने लिखा होगा। तो इनकी पोएम में अगर बेस्ट पोएम देखा जाए जिनको रीडर ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया पढ़ना, तो पहला हम लोग कह सकते हैं द मूविंग इमेज, दूसरा वुमेन टू मैन, तीसरा द गेटवे, चौथा हंटिंग स्नेक। आप कह सकते हैं आपके सिलेबस में है ये पोएम जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके सिलेबस में दी गई है। तो हम लोग कह सकते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम थी उनकी, जिनको रीडर ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। दोस्तों, जूडिथ राइट को 1991 में क्वीन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया इनकी पोइट्री के कारण, क्योंकि इनकी पोइट्री लाजवाब होती है। पूरे विश्व में इनकी पोइट्री को पढ़ा जाता है और सबसे ख़ास बात इनकी पोइट्री में ये है कि ये अपनी और व्यूवर्स को अट्रैक्ट करती है और पोइट्री को छोड़कर नहीं जाने देती है। तो हमने पोइट्रीज को देख लिया, अब चलिए पोएम की बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये पोएम टोटल 16 लाइन की है। ओके, हम लोगों को ये पता है कि पोएम 16 लाइन्स की है और इस पोएम में 4 स्टांजा है। 4 स्टांजा मिलके 16 लाइन्स बना है। दोस्तों, अगर किसी स्टांजा में 4 लाइन्स रहता है तो उसे हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टांजा है, यानी इस पोएम में 4 क्वाड्रेंट्स भी होंगे, क्योंकि पर स्टांजा में 4 लाइन्स है, इसी कारण से। तो चलिए दोस्तों, हम राइमिंग स्कीम से आप कह सकते हैं राइमिंग पैटर्न, उसे भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टांजा का फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड ग्रेस, और उसी स्टांजा का थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड पेस। ग्रेस और पेस दोनों मिलता जुलता है ना, तो हम लोग इसे ए से मार्क करेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड स्काई और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड बाय। स्काई बाय मिलता जुलता है ना, पढ़ने और सुनने में सिमिलर है ना, तो हम लोग इसे बी से मार्क करेंगे। अब चलिए सेकेंड स्टांजा में, तो सेकेंड स्टांजा का फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड ट्रेल और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड स्केल। ट्रेल स्केल एक जैसा है ना, तो हम लोग इसे सी से मार्क करेंगे। फिर सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड ग्रास और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड पास। ग्रास पास एक जैसा है ना, तो हम लोग इसे डी से मार्क करेंगे। तो चलिए अब थर्ड स्टांजा की ओर आगे बढ़ते हैं, और थर्ड स्टांजा का फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड फूड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड स्टूड। फूड और स्टूड दोनों पढ़ने और सुनने में कॉमन लग रहा है, तो हम लोग इसे ई से मार्क करेंगे। फिर सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड इंटेंट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड वेंट, दोनों एक जैसा लग रहा ना, तो हम लोग इसे एफ से मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टांजा, सेकेंड स्टांजा, थर्ड स्टांजा, तीनों में कंटिन्यूअस एक ही टाइप का राइमिंग सीम्स का इस्तेमाल हुआ है, बट जो हम लोग का अल्फ़ाबेट है हमने उसे डिफरेंट तरीक़ा से दिया है, क्योंकि ये सब मैच ना हो जाए। हमने देखा यहाँ तक बिल्कुल सेम था, एक ही जैसा राइमिंग सीम था, ए बी सी डी ई एफ, पर ये फोर्थ स्टांजा है उसमें कुछ डिफरेंट होने वाला है, तो चलिए उसी भी देख लेते हैं। तो फोर्थ स्टांजा का फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड गॉन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड ऑन। गॉन ऑन मिलता जुलता है ना, तो हम लोग इसे जी से मार्क करेंगे।
नेक्स्ट सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड प्रे और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड डे, प्री डे एक जैसा है ना, तो हम लोग इसे HS से मार्क करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमने राइमिंग पैटर्न को भी कंप्लीट कर लिया। अब चलिए पोएम की फर्स्ट स्टांजा को अच्छी तरीके से समझते हैं या आप कह सकते हैं पढ़ते हैं। सन वार्म्ड इन द लेट सीजन्स ग्रेस। दोस्तों इस फर्स्ट लाइन को समझने के लिए पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जानना होगा, जैसे हॉट और वार्म का डिफरेंस, दूसरा लेट सीजन क्या है, और तीसरा यहाँ पे ग्रेस वर्ड का इस्तेमाल किस तरीक़ा से किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में जो धूप आती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्श होती है, हम लोगों को उससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो उस सिचुएशन में हम लोग उस गर्माहट को हॉट वर्ड से डिनोट करते हैं। पर इसके बिल्कुल अपोजिट ठंडे के दिनों में वही सूर्य की गर्माहट जो रोशनी आती है हम लोगों को ऊपर पड़ती है, वो हम लोगों को अच्छा फील कराती है, आरामदायक लगती है, और उसे हम लोग वार्म वर्ड से मार्क करते हैं, यानी हम लोग उसे वार्म कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हॉट और वार्म में डिफरेंस क्लियर होगा। जो हार्श और ज़्यादा गर्म जो कि पसंद नहीं पड़ती है उसे हम लोग हॉट वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, और उसके बिल्कुल अपोजिट जो कि गर्माहट बिल्कुल हम लोगों के लिए अच्छी हो, आरामदायक हो, उसे हम लोग वार्म वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सन वार्म्ड है ना। नेक्स्ट लेट सीजन्स क्या है। दोस्तों पोएट्रेस ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, और ऑस्ट्रेलिया में ऑटम सीजन को लेट सीजन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ग्रेस वर्ड का कैसे इस्तेमाल होगा वो हम लोग जब इस लाइन को समझेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे पोएट्रेस कहती है सन वार्म्ड इन द लेट सीजन्स ग्रेस, यानी कि पोएट्रेस कहती है कि लेट सीजन यानी ऑटम की सीज़न में जो सूर्य की आरामदायक गर्माहट हम लोगों के ऊपर पड़ती है, आती है अर्थ पे, वो बिल्कुल भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होती है, वो बिल्कुल भगवान के आशीर्वाद के जैसा प्रतीत होती है। क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं ग्रेस मीन्स होता है गॉड की ब्लेसिंग्स, है ना। तो यहाँ पे जो पोएट्रेस है वो ऑटम सीजन में सूर्य की गर्माहट को, सूर्य की रोशनी को भगवान की जो ब्लेसिंग है उसके साथ मैच करते हुए कहती है कि दोनों सिमिलर लगता है। नेक्स्ट लाइन में देखिए अंडर द ऑटम्स जेंटलेस्ट स्काई। अब यहाँ पे पोएट्रेस कहती है कि ऑटम सीजन में आसमां के नीचे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऑटम सीजन में जो स्काई रहता है वो बिल्कुल क्लियर रहता है, वहाँ पे कोई भी काले बादल नहीं रहते हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल फेवरेबल क्लाइमेट रहता है कि कोई भी ह्यूमन टूर पे जा सके, इंजॉय कर सके उस सीज़न को बहुत ही बेहतर तरीक़ा से। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पोइटिक लाइन की ओर आगे बढ़ते हैं। वी वॉक्ड। दोस्तों देखिए यहाँ पे वी का इस्तेमाल किया गया है, इससे हम लोगों को ये कंफर्मेशन मिलता है कि जो पोएट्रेस है वो ऑटम सीजन में अकेले घूमने को नहीं जाती है, उनके साथ उनका कोई फ्रेंड भी रहता है। अब ये तो पता है कि कोई कंपेनियन है, कोई फ्रेंड है, पर ये यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया कि वो फ्रेंड मेल है या फिर फीमेल है, पर हाँ कोई फ्रेंड है पोएट्रेस का साथ जो दोनों घूमने को जाते हैं। एंड फ्रोज हाफ थ्रू अ पेस। अब वो दोनों चलते चलते अचानक से वहीं जम जाते हैं। दोस्तों आप कहोगे ऑटम सीजन में तो स्नोफॉल होती नहीं है, तो यहाँ पे फ्रोज वर्ड का इस्तेमाल कैसे किया गया है। तो यहाँ पे जो पोएट्रेस है वो फ्रोज वर्ड से हम लोगों को ये बताना चाहती है कि वो चलते चलते अचानक ऐसे रुक जाती है, ऐसे स्थिर हो जाती है कि मानो ऐसा लगता हो कि वो जम गई हो। ठीक है, अब वो क्यों चलते चलते रुक जाती है, जम जाती है, वो हम लोगों को आगे पता चलेगा। और पोएट्रेस जो है अपने कंपेनियन के साथ कहाँ जा रही होती है, तो वो एक ग्रासलैंड में अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाती है, और वहाँ चलते चलते अचानक से रुक जाती है, जो कि हम लोगों को नेक्स्ट लाइन में पता चल जाएगा कि वो क्यों रुकती है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पोएटिक लाइन में आगे बढ़े उससे पहले एक लिटरेरी डिवाइस है, उसे हम लोगों को जानना होगा जो कि इस पोएम में इस्तेमाल की गई है, इस स्टांजा में इस्तेमाल की गई है। तो वो लिटरेरी डिवाइस है इंजाममेंट। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोएटिक लाइन का जो सेंस है वो सेकंड पोएटिक लाइन में ट्रांसफ़र हुआ, और सेकंड पोएटिक लाइन का जो सेंस है वो थर्ड पोएटिक लाइन में ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट पोएटिक लाइन और सेकंड पोएटिक लाइन में कोई भी मेजर साइन या सिंबल नहीं है, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉलन या सेमी कॉलन। और वो जो है फर्स्ट पोएटिक लाइन का सेंस सेकंड पोएटिक लाइन में ट्रांसफ़र हो रहा, और सेकंड पोएटिक लाइन से थर्ड पोएटिक लाइन में ट्रांसफ़र हो रहा। वहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो चल रहा है। आप पढ़ सकते हो सन वार्म्ड इन द लेट सीजन ग्रेस अंडर द ऑटम्स जेंटल स्काई वी वॉक्ड एंड फ्रोज हाफ थ्रू अ पेस। आप देख सकते हैं कि हमने कंटिन्यू पढ़ते गए, वहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं आए। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है
तो हम लोग उसे इंजामिनेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंजामिनेट का इस्तेमाल पोइट्रीज ने इसलिए किया क्योंकि पोइट्रीज हम लोगों को ये बताना चाहती है कि वो जो ऑटम सीज़न था इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि जब वो अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाती है तो कोई भी रुकावट बीच में नहीं आती है जब तक कि वो रुक नहीं जाते हैं चलते चलते। और दोस्तों जहाँ पे लिटरेरी डिवाइस इंजामिनेट कंप्लीट होता है उस जगह को हम लोग इंड स्टॉप कहते हैं, जो कि थर्ड पोएटिक लाइन का लास्ट वर्ड पेस के बाद एक फुल स्टॉप है, यानी यहाँ इंजामिनेट कंप्लीट होता है तो ये हम लोगों का फुल स्टॉप जो है वो इंड स्टॉप होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पोएटिक लाइन के आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट ब्लैक स्नेक वेंट ट्रेलिंग बाय। दोस्तों आप देखिए स्नेक के आगे द ग्रेट और ब्लैक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसका कुछ मीनिंग होता है जो कि चलिए हम लोग उससे समझ लेते हैं, फिर इस लाइन को समझेंगे तो अच्छा होगा। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे इसलिए क्योंकि वो जो द है वो डिफाइन कर रहा है कि वहाँ पे एक पार्टिकुलर एक ही स्नेक है जिसके बारे में ये ग्रेट वर्ड और ब्लैक वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ग्रेट वर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन के केस में ग्रेट वर्ड डिफरेंट तरीके से यूज़ होगा और एनिमल के केस में ग्रेट वर्ड डिफरेंट वे में यूज़ होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा द मैन इज़ ग्रेट तो हम लोग बोलेंगे कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा महान है। क्यों? अपने विचारों के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, या फिर वो लोगों की बहुत ही सेवा करता है इसलिए हम लोग कह सकते हैं समाज सेवी है वो, तो वो महान है। पर एनिमल के केस में हम लोग बोलेंगे द लायन इज़ ग्रेट, यानी वो लायन महान है, ऐसा नहीं, यानी कि वो लायन जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, लार्ज इन साइज़ है, वो एग्रेसिव है, ठीक है। तो देख सकते हैं एनिमल के केस में और ह्यूमन के केस में वो कैसे एक दूसरे से अपोजिट होता है। और यहाँ पे देखिए स्नेक के आगे ब्लैक वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया। ब्लैक वर्ड जैसा कि हम लोग जानते हैं वो इवल मानते हैं हम लोग, इसको नेगेटिव मानते हैं हम लोग, अशुभ मानते हैं ब्लैक कलर को, है ना। तो यहाँ पे जो पोइट्रेस है वो बताना चाहती है कि जो स्नेक है, जो पढ़ा हमने द ग्रेट ब्लैक स्नेक, यानी वो जो स्नेक है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल है, यानी लार्ज इन साइज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा देखने में खुखार है, एग्रेसिव है और उसको देखते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे ब्लैक वर्ड हम लोगों को ये कंफर्म दे रहा है कि हाँ जो स्नेक था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर था। नेक्स्ट चलिए अब इस पूरी लाइन को समझते हैं। द ग्रेट ब्लैक स्नेक वेंट रीलिंग बाय। दोस्तों रीलिंग मीन्स होता है हिचका हिचका के चलना, यानी आप कह सकते हैं रुक रुक के चलना। तो इस लाइन में कहा जा रहा है कि वो जो सांप था जो कि ग्रेट ब्लैक स्नेक था वो रुक रुक के आगे की ओर निकल जाता है रेंगते हुए, वो रेंगते हुए आगे की ओर चला जाता है। दोस्तों हमने थर्ड पोएटिक लाइन में पढ़ा कि पोइट्रेस और उनका कंपेनियन चलते चलते अचानक से रुक जाते हैं। तो क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वे दोनों इस सांप को देख लेते हैं और डर से वो वहीं पे रुक जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये फर्स्ट स्टांजा क्लियर होगा। तो चलिए सेकेंड स्टांजा की ओर आगे बढ़ते हैं। हेड डाउन, यहाँ पे स्नेक के बारे में कहा जा रहा है। पोइट्रेस कहती है कि वो जो स्नेक है वो अपना सर को नीचे करके आगे की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों कभी भी कोई सांप अपने सर को नीचे की ओर करते हुए आगे क्यों बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे पोइट्रेस इससे हम लोगों को ये बताना चाहती है कि जो स्नेक था वो देखने में भले ही डेंजर था, एग्रेसिव था, पर इसका ही मतलब ये नहीं था कि आते जाते किसी भी लोग को वो नुकसान पहुँचाए। पोइट्रेस कहती है कि इन्वायरमेंट की अगर कोई भी चीज़ों को हम लोग नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो वो भी बदले में हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो भी अपना शांति से आगे निकल जाएगा, चाहे वो स्नेक हो या और कोई जंगली जानवर हो। टंग फ्लिकरिंग ऑन द ट्रेल। दोस्तों फ्लिकरिंग मीन्स होता है जीभ का अंदर बाहर करना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्नेक है वो अपने टंग को अंदर बाहर करते रहता है ना, जब वो मूवमेंट कर रहा होता है। ट्रेल मीन्स ऐसा पथ, ऐसा रास्ता जो ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड आप बोल सकते हैं नहाओ, वो इन्वायरमेंट खुद बना देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कई ऐसी जगह आप जाते होंगे, आप देखते होंगे बोथ साइड ग्रास है, बीच में ग्रास नहीं है, वहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं, पर वो पक्का किसी इंसान का बनाया हुआ रास्ता नहीं है, वो खुद वो रास्ता बन जाता है। तो वैसे रास्ते को ट्रेल कहा जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सांप अपनी जीभ को अंदर बाहर करते हुए उस ट्रेल से आगे बढ़ रहा था। ही क्विस्टेड थ्रू द पार्टिंग ग्रास। दोस्तों क्वेश्चन मीन्स होता है सर्चिंग, ठीक है। आप बोलोगे कि सर्चिंग वर्ड भी तो इस्तेमाल किया जा सकता था। क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था नाइट्स के टाइम में, क्योंकि जो नाइट्स रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर रहते थे, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव रहते थे और उन लोगों में
एक खूबी था कि वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं थे। जो वो मिशन पे निकले उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते थे और करते भी थे कंप्लीट उस मिशन को। तो यहाँ पे जो पोएट्रेस है वो बताना चाहती है कि सांप जिस चीज़ की तलाश में आगे जा रहा था, वो सांप उस चीज़ की तलाश में बहुत ही बहादुरी के साथ जा रहा था, निडर हो के जा रहा था। उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं था। और जो ग्रास है जिस पे से सांप होके गुजर रहा है, वो ग्रास भी उस सांप की मदद कर रहे थे। किस तरीक़ा से? तो वो सांप जो है आगे बढ़ रहा था और वो ग्रास उसको सांप को सुराग दे रहा था, क्लू दे रहा था कि जिसको सांप खोज रहा है वो इसी रास्ते से आगे बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से इन्वायरमेंट या आप कह सकते हैं नेचर एक दूसरे की हेल्प करता है और उसे ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ कोई ह्यूमन आएगा और इसकी मदद करेगा, है ना। तो पोएट्रेस यहाँ पे ये भी क्लियर कर देना चाहती इस लाइन के मतलब से कि इन्वायरमेंट को किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है और हाँ कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। सन ग्लेज्ड हिज कर्व्स ऑफ डायमंड स्केल। दोस्तों ग्लेज्ड मीन्स होता है चमकना, कर्व मीन्स आप जैसा कि जानते हैं घुमावदार, और डायमंड जैसा कि आप जानते हैं ये एक तरह का मेटल होता है। और स्केल यहाँ पे वो कोई भी वेट नहीं है, ना ही वो स्केल जो कि मेज़रमेंट के काम में आता है। जो सांप के स्किन के ऊपर का जो एक लेयर होता है उसे स्केल कहा जाता है, जो कि फिश में भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है, पोएट्रेस कहना चाहती है कि जब सांप के स्किन के ऊपर जो वो स्केल लगा हुआ रहता है और उसके ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा चमकता है, जो कि घुमावदार रहता है। क्योंकि सांप जो है वो आपको कभी भी स्ट्रेट पूरा नहीं मिलेगा, उसका जो बॉडी रहेगा वो हल्का कर्व शेप का रहता है। और उस कर्व शेप के बॉडी में जो डायमंड शेप का जो वहाँ पे स्केल रहता है, जो कि कलर्स को जो रिफ्लेक्ट करता है और डिफरेंट कलर्स निकालता है, उसमें से दिखाता है, जिसके कारण सांप दिखने ब्यूटीफुल लगता है। तो उस स्केल में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो और ही ज़्यादा चमक जाता है, और ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है। दोस्तों यहाँ पे डायमंड स्केल दिया हुआ है। यहाँ पे पोएट्री ये भी बताना चाहती है कि जो स्केल है उसका जो शेप है डायमंड जैसा, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ से पोएट हम लोगों को बताना चाहती है कि जो पोएट्रेस और उनका कंपेनियन जब उस स्नेक को देखते हैं तो वो सांप के इतने करीब रहते हैं कि वो देख पाते हैं कि जो स्नेक का स्केल है उसमें कौन सा पैटर्न बना हुआ है, और जब उसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों यहाँ पे डायमंड वर्ड का इस्तेमाल की है पोएट्रेट एक और चीज़ समझाने के लिए, क्योंकि वो बताना चाहती है कि वो जो सांप था वो बिल्कुल डायमंड के जैसा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ही ज़्यादा कीमती था। क्योंकि आप जानते हैं डायमंड बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन उसे बाय नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो पोएट्रेस है वो डायमंड से उस स्नेक की स्केल को, स्नेक की जो खूबसूरती है उसे कंपेयर करती है और कहती है कि जो स्नेक है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, वो अपने आप में एक ख़ास चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड वी लॉस्ट ब्रेथ टू सी हिम पास। अब यहाँ पे पोएट्रेस कहती है कि सांप की वो इतनी ज़्यादा करीब थी जो कि हमने पढ़ा। तो जब वो देखती है कि सांप उनके सामने से गुजरता है तो ऐसा लगता है कि जो वो है पोएट्रेस वो सांस ही लेना भूल जाएगी, वो सांस ही लेना बंद कर दिया है। क्योंकि हम लोग सांस लेते रहते हैं पर हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोग सांस ले रहे हैं, है ना। पर जैसे ही हम लोग इसमें गौर करते हैं तो देखते हैं अरे हम लोग सांस नहीं ले रहे पर सांस ले रहे, बहुत तरह की बातें चलती है। तो पोएट्रेस जब सांप को देखती है तो उनको ऐसा लगता है कि वो सांस लेना ही भूल गई है, वो सांस ही नहीं ले पा रही है। वॉट ट्रैक ही फॉलोड। दोस्तों ट्रैक मीन्स होता है ऐसा रास्ता जहाँ पे क्लू रहता है और उस क्लू के पीछे कोई अगर जाता है उस रास्ते से तो उस रास्ते को ट्रैक कहते हैं। तो यहाँ पे पोएट्रेस कहती है कि वो कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ पे क्लू है और वो स्नेक जो है उस सुराग को ढूंढने के लिए उस रास्ते पे आगे की ओर जा रहा है, उस रास्ते का पीछा कर रहा है। वॉट स्मॉल फूड, वो क्या कोई छोटा सा प्रे है, कोई छोटा सा सांप का खाना है जिसकी तलाश में सांप आगे बढ़ रहा है उस ट्रैक पे। फ्लेड लिविंग फ्रॉम हिज फेयर इंटेंट, लगता है वो छोटा जो फूड है वो सांप की इतनी मजबूत इरादे जिसका एक ही एम है कि उस प्रे को पकड़ना है और उसे अपना भोजन बनाना है, उससे वो छूट के भाग गया, वहाँ से किसी तरह से भाग गया। दोस्तों फ्लेड लिविंग मीन्स भाग जाना, फेयर इंटेंट मीन्स मजबूत इरादा। वी स्कार्सली थॉट,
और हम सब जो है ऐसा मन ही मन शायद सोच रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो सांप है कोई प्रे का पीछा कर रहा था, क्लू की तलाश में उस ट्रैक पे आगे जा रहा था जिससे वो अपने फूड को खोज सके, क्योंकि सांप का एक ही इरादा था उस फूड को खाना, जो कि वो फूड भाग गया है। स्टिल एज वी स्टूड, फिर भी हम वहाँ पे खड़ी थी देखने के लिए कि वो सांप क्या करता है, कहाँ जाता है, उसे पकड़ता है कि नहीं, उसे खोज पाता है कि नहीं उस प्रे को। आवर आइज वेंट विथ हिम एज ही वेंट, और हमारी जो आंखें हैं वो तो सांप के साथ पीछे पीछे चली गई, पर हम नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हम लोगों को डर लग रहा था कि वो सांप के अगर हम लोग रास्ते में आएंगे तो वो हम लोगों को काट ना ले, क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी अगर एनिमल को आप परेशान करोगे तो वो अपोजिट पे कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा ही। तो यहाँ पे जो पोइट्रेस है उनका मन रहता है कि वो देखे कि सांप कहाँ जाता है, कौन से प्रे का पीछा करता है, पर वो डर से नहीं जा पाती, पर उनका जो आँख रहता है वो सांप के ऊपर ही टिका रहता है, गड़ा रहता है कि वो सांप किधर किधर जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वेंट वेंट 2 बार इस्तेमाल किया गया है इस लाइन में, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है पोइट्रेस की इच्छा को कि वो कैसे जानना चाहती थी कि वो सांप आगे क्या करता है, उस प्रे को पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। उन्हें इन सभी चीज़ों को जानना था और सांप के पीछे पीछे जाके देखना भी था, पर वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कोई भी इन्वायरमेंट के रूल रेगुलेशन जो कि पहले से बन के आई है उन्हें पोइट्रेस तोड़े। तो दोस्तों हमने इस स्टांजा को भी कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा आखिरी का स्टांजा है यानी स्टांजा 4, चलिए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा पोएम की टाइटल में ही हंटिंग स्नेक यानी शिकारी सांप, और फिर हमने थर्ड स्टांजा में भी यही देखा कि सांप जो है किस तरीक़ा से अपने प्रे का पीछा करता है क्लू को देखते हुए, जो कि बहुत मजबूत इरादा बनाया हुआ था कि उस प्रे को अपना फूड बनाएगा, और वो प्रे जो है सांप के उस चंगुल से भाग जाता है। तो हमने जाना कि जो सांप था वो कितना ज़्यादा नीडर था, फेयरलेस था, है ना, उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं था। वो जो इरादा बनाया था उस पर वो आगे बढ़ रहा था कि वो अपने इरादे को पूरा कर सके। इस स्टांजा में देखिए, कोल्ड डार्क एंड स्प्लेंडेड ही वॉज गॉन। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कोल्ड एंड डार्क बोथ आर द नेगेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ देख सकते हैं दोनों का इस्तेमाल किया गया है, वो भी एक ही साथ। दोस्तों कोल्ड में जैसा कि हम लोग जानते हैं ठंड होता है, और ये कोल्ड जो है वो सिंबल ऑफ डेथ है यानी डेथ का साइन है। डार्क को हम लोग इविल समझते हैं, इसे नेगेटिव समझते हैं। यहाँ पे बताना चाहती है पोइट्रेस कि वो जो सांप है वो हम लोगों का मौत का कारण भी बन सकता था, काउज ऑफ डेथ भी बन सकता था हम लोग का। वो डार्क इन कलर था, वो एक इविल की तरह था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लार्ज इन साइज था, वो जब चाहता हमारी मृत्यु का कारण बन सकता था। पर वो जो था एक तरह का शानदार जीव भी था जिसे हमने देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था। अगर उसका कुछ नेगेटिव है तो उसका अपोजिट पॉजिटिव भी हम लोगों को सांप में दिखा कि वो सांप कितना ज़्यादा लार्ज इन साइज था, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, उसकी जो स्केल है वो कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा था, साइन कर रहा था सन की रोशनी के कारण। तो यहाँ पे पोइट्रेस दोनों चीज़ हम लोग को बता देती है कि सांप जो था वो डेंजर भी था, अगर हम लोग उसके रास्ते में आएंगे तो वो हम लोगों का डेथ का कारण बनेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। कोई अगर कोई काम पे जा रहा है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और इन्वायरमेंट के कोई भी रूल रेगुलेशन को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पोइट्रेस दोनों चीज़ हम लोग को बता दी, उसके बाद कहती है ही वॉज गॉन। अब पोइट्रेस अगर मैं इस लाइन को पूरा एक बार में अगर आपको कहूँ तो पोइट्रेस कहना चाहती वो सांप हम लोग का मौत का कारण भी बन सकता था, वो डेंजर था कि किसी को भी वो आराम से चाहे तो मार सकता था अगर कोई उसके रास्ते में आता है तो, पर साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था, देखने में खूबसूरत था कि ऐसा चीज़ फिर से किस्मत से ही देखने को मिलेगा अगर वो हाथ से निकल जाता है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि वो जो स्नेक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, क्योंकि वो डायमंड की जैसा जो पोइट्रेस है स्नेक को कंपेयर करती है ना। तो यहाँ पे पोइट्रेस कहती है वो जो स्नेक की तारीफ करते हुए और उसके बारे में बताते हुए कि वो आगे चला जाता है, ही वॉज गॉन, वो अपने रास्ते में चला जाता है। इनटू द ग्रास दैट ही डिस्प्ले, और वो स्नेक कहाँ जाता है तो उसी ग्रास में चला जाता है जो ग्रास उसकी प्रे को अपने भीतर छुपा के रखा हुआ था। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ग्रास किसी भी चीज़ को छुपा नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन रहता तो चलिए वो अलग बात है, कोई भी चीज़ छुपा सकता है, पर देखिए जो ग्रास है उसको ह्यूमन की क्वालिटीज़ दी गई है। तो यहाँ पे ग्रास का यानी पर्सनिफिकेशन किया गया है, जो कि
सेकंड स्टांजा के सेकंड लाइन में भी ग्रास का पर्सनिफिकेशन किया गया था। तो हमने दोनों जगह देखा कि ग्रास को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है। तो यहाँ पे जो है पोएट्रेस कहती है कि वो जो स्नेक है वो उसी ग्रास में चला जाता है जो ग्रास उस स्नेक के प्रे को अपने भीतर छुपा कर रखा हुआ था। वी टूक अ डीपर ब्रेथ ऑफ डे। अब यहाँ पे पोएट्रेस कहती है जब वो सांप उस ग्रास में लुप्त हो जाता है तब उसके बाद हम लोग उस दिन का जो सबसे गहरा सांस है उसे लेते हैं, क्योंकि जब तक सांप उनकी नज़रों के सामने था पोएट्रेस और उनके कंपेनियन को डर लग रहा था कि ये सांप कहीं हमारा हानि ना पहुंचाए। पर पोएट्रेस ये अच्छी तरीक़ा से जानती थी कि अगर हम लोग सांप को परेशान नहीं करेंगे तो रिपीट में हम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लुक्ड एट ईच अदर। अब यहाँ पे पोएट्रेस और उनका कंपेनियन दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर कुछ एक दूसरे से कहते नहीं हैं क्योंकि वे सोचने लगते होंगे कि वो दोनों ने जो सांप को देखा जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत था, फेयरलेस था, नीडर था, शायद ही अब वो सांप उनको दोबारा देखने को मिलेगा। और ये इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उनको ये मौका मिला कि वो नेचर की ब्यूटी को इतनी अच्छी तरीक़ा से अपनी आँखों के सामने देख पाएँ और समझ पाएँ कि कैसे जो नेचर है वो एक दूसरे की मदद हर समय करता रहता है और उसे ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ह्यूमन आकर उनकी मदद करेगा। एंड वेंट ऑन। और फिर उसके बाद पोएट्रेस और उनका कंपेनियन अपने रास्ते आगे चले जाते हैं। तो दोस्तों हमने इस पोएम को कंप्लीट कर लिया और ये पोएम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही कुछ सीखने को इससे मिला। तो दोस्तों अगर आपको ये पोएम अच्छा लगा हो, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दें। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल में जरूर सिलेक्ट करें, जिससे हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आती रहे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो, और आपको हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा वो भी आप चाहो तो बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इन वीडियो को देख के कुछ सीख सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।